नमस्कार। मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिन से अपने सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल हो रही है और वो न्यूज है कि दो चार्टर्ड अकाउंटेंट, होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो सीए का ऑडिट जो 3 महीने का होता है वो बस 30 सेकेंड में कंप्लीट होने वाला है। तो उसी के बारे में सोशल मीडिया पे तरह तरह के चर्चा हुए कि इन्होंने ऐसा क्या सॉफ्टवेयर बनाया है। सबको क्यूरियोसिटी है और उसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज सीए मानसी जैन और सीए पलक वासा से। हम जानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या है और इन्होंने कितनी मेहनत करी है और ये कैसे काम करने वाला है सॉफ्टवेयर। तो पलक जी और मानसी जी, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन पर। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला मेरा आपको सवाल है कि आप दोनों क्या करते हो और कहाँ से हो। आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमें पता है, लेकिन आप एग्जैक्टली अब क्या पोजीशन पे काम करते हो। मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम पलक वसा है और मैं राजकोट का निवासी हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुआ राजकोट में और स्कूलिंग भी यहीं से की। उसके बाद मैं सीए पढ़ाई करने के लिए मैं मुंबई गया था। मुंबई में वहाँ मैंने आर्टिकलशिप किया और सीए क्लियर करने के बाद मेरा लकीली मेरे को आईटीसी में जॉब मिल गया मेरे को। एंड आईटीसी में जब गया तो आईटीसी में फर्स्ट 3.5 years मैंने ऑडिट डिपार्टमेंट में काम किया। इसकी वजह से मैं आईटीसी के सारे बिजनेस राइट फ्रॉम टबैको, एफएमसीजी, होटल्स, एग्री, पेपर, इन्फोटेक, काफी सारे बिजनेस आईटीसी के हैं जिसमें मैंने ऑडिट किया। पूरे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ट्रैवल किया। फिर उसके बाद मैं 1.5 years आईटीसी में कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, तो मानसी, आपका क्या बैकग्राउंड है। I am CA Mansi Jain, co-founder and CEO of Infinitics Private Limited. मेरी परवरिश उदयपुर की है। मैंने स्कूलिंग भी उदयपुर से ही की है। फिर सीए बनने की ख्वाहिश में मैं मुंबई गई एंड वहाँ पे मैंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में मई 2015 में क्लियर किया। सीए बनने के बाद मैंने 3.5 साल ईवाई में और फिर 1.5 साल डेलॉइट में काम किया, जहाँ मुझे बड़ी बड़ी ब्रांड्स का ऑडिट करने का मौका मिला, जैसे वोडाफोन, आइडिया, टाटा टेलीकम्युनिकेशंस। एंड वहीं पे आई डिस्कवर्ड माय पैशन फॉर डेटा एनालिटिक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बात करते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मेरा आपको सवाल है कि जैसे आपने बताया कि आप आईटीसी में थे, आप ईवाई में थे, तो आप बड़े कंपनीज का काम करते थे, कारपोरेट का काम करते थे। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपने इंट्रोड्यूस किया है ये एमएनसी का एसएपी रिलेटेड ऑडिट का सॉफ्टवेयर है कि छोटे सीए का छोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी काम आ सकता है। यस, पहले तो ये सॉफ्टवेयर सबके लिए काम के लिए है। जैसे हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस ऑडिट में। पहला लाइन ऑफ डिफेंस है मैनेजमेंट, दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस होता है रिस्क टीम एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ऑडिटर्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये तीनों लाइन्स ऑफ डिफेंस के लिए एप्लीकेबल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इंटरनल इन हाउस एक ऑडिट टीम है ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इन हाउस टीम नहीं है लेकिन उनको अपना टीम बनाना है ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जो ऑडिट फर्म्स है जो क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, या छोटे से छोटी फर्म्स हो या बड़े से बड़े फर्म्स हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। हालांकि एज ऑफ नाउ बिकॉज हमको कहीं से तो शुरुआत करनी थी, तो हमने जो शुरुआत की है वो हमने की है एक बैंकिंग सीबीए सॉफ्टवेयर से कि सीबीए बैंक्स में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये। एंड दूसरा जो कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट्स में जहाँ पे एसएपी यूज हो रहा है वहां से हमने शुरुआत किया है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर वो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। अच्छा, हर जगह मतलब टैली में भी आपका ऑडिट कर सकता है ऐसा। जब ऑडिट की हम बात करते हैं तो कौन सा ऑडिट की हम बात करते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट की, जीएसटी की, कि कैसा कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिट की, कौन से ऑडिट की हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। सो ऑडिट ज्यादातर 2 तरह के होते हैं अपने ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, अपने सीएस साइन करते हैं उसमें एंड दे से दैट कि द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू। So that is one type of audit. Rest all types of audit we can actually classify under internal audit. So ये जो सॉफ्टवेयर है that is focusing on internal audit rather than on stat audit. So इसलिए यहाँ पे मतलब जो भी प्रोसेसेस है कंपनीज के, प्रोक्योरमेंट हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, आईटी हो गया, ये सब चीजें इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है। तो जीएसटी भी इसमें आ सकता है, इसमें थोड़ा बहुत इनकम टैक्स भी आ जाता है,
इसमें सब चीजें, सब कंप्लायंस आ गया, आरबीआई कंप्लायंसेस भी आ गया, तो सब तरह के कंप्लायंसेस इसमें है। अच्छा, सारे टाइप के ऑडिट ये सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। ओके, ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली? मनसी, ये सॉफ्टवेयर मतलब क्या करता है एग्जैक्टली? ऑडिट करता है मतलब क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स तो अपने फाइल में लगे रहेंगे या फिर ऑनलाइन किसी फोल्डर में सेव रहेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर क्या फोल्डर से डेटा लेता है, बिल्स वगैरह लेता है, या कैसा है? मतलब एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है ये? So इसमें we have combined 4 processes. First is auditing the structured data. तो structured data में जैसे SAP है, ERP, जो भी ERPs हैं, फिर standalone systems है, HRMS, उनसे ये automatically data extract करेगा. So first is that. Second is data digitization. तो जो भी manual records है, हम उसको digitize कर रहे हैं through OCR technologies. Once that comes into structured data format, उस पे data analysis होता है, इससे some predefined logic checks, and then it is presented in our software. तो उसका हम issue tracking कर सकते हैं कि क्या क्या issue आए हैं, कौन उसको close करेगा, कब तक close करेगा. So the entire issue tracking and reporting happens. So right from extraction to analysis and reporting, it is an end-to-end automated internal audit solution. ओके, मतलब आप ओसीआर से आप जो आपका हार्ड कॉपी है उसको आप कन्वर्ट करोगे डेटा में, प्लस आप जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो लोगे और दोनों का मिलके आप ऑडिट करोगे। ऐसा बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। लेकिन हर एक चीज आप उसमें कवर कर रहे हैं? मतलब मान लो कि बिल है कोई, मतलब बहुत सारे बिल रहेंगे, तो हर बिल को स्कैन करना पड़ेगा अपने को? कैसा रहेगा अगर 1000 बिल एक फाइल में लगे हुए हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा मतलब? यस, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक डेटा डिजिटाइजेशन कर रहे हैं कि वी आर गिविंग अ प्लेस होल्डर इन एप्लीकेशन कि जहाँ पे जितने भी बिल्स हैं तब उसको स्कैन करके अभी आप सिस्टम में रख लो, सो दैट ऑडिटर कैन सेट एन ऑडिट एट एनी पॉइंट इन टाइम। वो घर बैठे भी ऑडिट कर सकता है, वो अपने खुद के ऑफिस में ऑडिट कर सकता है। तो अभी क्लाइंट लोकेशन पे इतना आने का जरूरत नहीं रहेगा, ऑडिटर को डेटा मांगने का जरूरत नहीं रहेगा कि ऑडिटर से डेटा मांगते रहेंगे कि यार प्लीज डेटा शेयर कर दो, तो वो जरूरत नहीं रहेगा। तो वो कहीं पे भी बैठ के अपना आराम से ऑडिट कर सकता है, इश्यूज निकाल सकते हैं, और फिर फाइनली जो इश्यूज निकल चुके हैं वो साथ में इस पर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ओके ओके ओके। और अभी लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ है कि क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो ऑडिट करने में बहुत डिफिकल्टी हुई कि ट्रैवल कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, तो ऑडिट पूरा स्केड्यूल डिले हो चुका था। सो फ्रॉम दिस नाउ अभी रिमोट कल्चर तो काफी एंकरेज हो ही गया है। इवन इफ देयर इज नो लॉकडाउन, लोग अपना ट्रैवलिंग कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट बचाना चाहते हैं, तो दिस विल हेल्प देम टू डू द ऑडिट रिमोटली। घर बैठ के भी ऑडिट हो सकता है। करेक्ट 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 करेक्ट। लेकिन ये बैंक ऑडिट जैसा हम बोल रहे, इसमें आपने वाउचिंग एरिया कवर किया है, राइट? कि वाउचिंग कर सकते हो आप, लोन के सारे फाइल्स जो है उसको आप डेटा में कन्वर्ट करोगे और वाउचिंग कर सकते हो। लेकिन बाकी एरियाज पे आपने कैसे फोकस किया है पलक एग्जैक्टली? बाकी के भी एरियाज है ऑडिट के? यस, तो अपने कोई भी कंप्लायंस देखें, जैसे कि बैंक्स में क्या होता है कि आरबीआई कंप्लायंसेस आते हैं। देयर आर, अभी जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो इसमें 8 मास्टर डायरेक्शंस हैं, 17 मास्टर सर्कुलर्स हैं, और काफी ढेर सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो इन सबको हमने कंबाइन किया है। इसमें से हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन से क्लॉजेस है आरबीआई के जो हम लोग डायरेक्टली डेटा डंप से चेक कर सकते हैं, कौन से ऐसे चेक्स हैं जो हमें फिजिकल मैनुअल रिकॉर्ड से ही चेक कर सकते हैं। इसको पूरा हमने बाइफिकेशन किया है। सिस्टम में हमने इनपुट किया है कि जो डेटा डंप से हम लोग चेक करें वैसे चेक्स अलग रखे हैं, सिस्टम बेस्ड चेक्स बोलते हैं हम उनको अपने एप्लीकेशन में। एंड जो मैनुअल चेक्स है कि जो मतलब उसमें कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई बोलता है कि कोई पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए आपको, तो वो तो मैनुअली चेक कर सकते हैं, वो सिस्टम में तो नहीं रहेगा ये। तो वैसे हमने पूरा सिस्टम बेस्ड चेक्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमने एप्लीकेशन में रखा है। तो उसमें अपने जो भी प्रोसेस ओनर्स हैं वो अपना अटैचमेंट्स अपलोड कर सकते हैं कि ये चेक हमने कंप्लाई कर चुका है, बिकॉज ये एक डॉक्यूमेंट या पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इश्यूज आइडेंटिफाई किए तो वो भी लिख सकते हैं। तो वैसे करके हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जितना भी कंप्लायंस है बैंकिंग के रेगुलेशंस में, पूरा हम उसमें कर रहे हैं, पूरा हमने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। एक और मैं एक चीज पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ आपको कि क्या हुआ है बैंक्स में, और स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या हुआ है कि आरबीआई ने लास्ट 4-5 ईयर्स में ये कोऑपरेटिव बैंक से डेटा डंप मंगवाते हैं। डेटा डंप में क्या है कि एक फॉर्मेट टेम्पलेट है, एक्सेल टेम्पलेट्स है,
उसमें आरबीआई बोलता है, आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि ये टेम्पलेट में आप भर के डेटा हमें दे दो। तो आरबीआई हैज डेवलप्ड सच टूल्स, एडवांस टूल्स, कि वो वहीं पे बैठ के ऑडिट कर लेते हैं, और जब ये इंस्पेक्शन करने आते हैं बैंक्स का, तो वो ऑलरेडी ये ऑडिट पॉइंट उनके दिमाग में ही रहता है। तो 2 वीक में आते हैं और ढेर सारे ऑडिट पॉइंट्स बैंक को देके चले जाते हैं। तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो ऑडिट पॉइंट्स है जो आरबीआई निकाल रहा है और बैंक्स को इश्यू कर रहा है एज अ फाइन, तो वो हम लोग उनको बैंक्स को पहले ही हम लोग बता देते हैं कि सर ये आपके ऑडिट पॉइंट्स है, ये सॉफ्टवेयर में से देख लीजिए, so that before RBI comes, you already have a reasonable explanation with you, or you can already rectify it in your application, कि RBI इतना points issue ही ना करे आपको। 35A के बहुत आ रहे हैं आरबीआई के आजकल, जो फाइन लगा रहे हैं 35A सेक्शन के तहत। राइट। लेकिन अभी मतलब कुछ एरियाज है, जैसे कि आप बोल रहे हो एनपीए होता है, एनपीए के एंट्रीज होते हैं वो मैनेजर ही पास करता है, राइट? उसका चेक आप कैसे करने वाले हो मंथली बैंक में? आप पहला हम बैंक में ही सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं ना अभी फिलहाल, उसका चेक आप कैसे करने वाले हो? तो हम इन लोन्स का पूरा डेटा हम देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कब क्रेडिट हुआ है, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, कस्टमर पे कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्या वो लोन रीस्ट्रक्चर हुआ है। तो जो भी लॉजिक से एक अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई होना चाहिए, क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने उसको एनपीए में सही क्लासिफिकेशन हुआ है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स, दैट वी आर चेकिंग। एंड उसके बाद में हम ये देखते हैं कि अगर वो कस्टमर का कोई और अकाउंट है तो हमने उसको भी एनपीए क्लासिफाई किया है कि नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि अच्छा ये अकाउंट में पेमेंट नहीं है, हाँ सारे एनपीए होने चाहिए। तो वो चीज हम प्रॉपर्ली वेरीफाई करते हैं, और अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो बोरोवर का छूट गया है तो वो हाईलाइट करते हैं, एंड देन मैनेजमेंट टेक एक्शन ऑन दैट। लेकिन पलक, ये बैंक ऑडिट जो होता है उसमें सर्टिफिकेट बहुत लगते हैं, बैंक वाले बहुत सर्टिफिकेट अपने से साइन करवा के लेते हैं, वो सर्टिफिकेट का कंप्लायंस कैसे होने वाला है? उसमें वही हम लोग डेटा डिजिटाइजेशन कर रहे हैं कि सिस्टम में अपलोड करेंगे डेटा, ये सब डेटा क्लाइंट्स का जो भी होगा, तो ऑन दैट बेसिस ये ऑडिटर्स जो है वो ऑडिटर्स फिर बैठ के ऑडिट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमने मैनुअल ऑडिट रखा है इन केस ऑफ दीज फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, हम लोग एक उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं ये वाला पार्ट। देन नेक्स्ट फेज में हम लोग ओसीआई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, और थ्रू इमेज प्रोसेसिंग फिर हम वो भी ऑटोमेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। अभी आप सिर्फ सिस्टम का डेटा आप बाहर खींच के लाओगे और अपने हिसाब से अरेंज करेगा सॉफ्टवेयर, सीए के हिसाब से अरेंज करेगा कि सीए उसमें बराबर चेक कर पाए। नेक्स्ट पेज पे हम जो डॉक्यूमेंट है बैंक के लोन फाइल है वो सारी भी हम ओसीआर में डालेंगे, फिर डायरेक्ट वाउचिंग होगा और उसमें हमें पता चलेगा कि बैंक वाले ने जो लोन दिया है वो अप्रोप्रिएट दिया है कि नहीं दिया है, उसमें एनपीए कितना है, राइट? मतलब ये पहला साल है जिसमें हम फेज वाइज कर रहे हैं, राइट? और ये सब आप करने वाले हो 30 सेकेंड्स के अंदर। लेकिन हम कब तक उम्मीद करें, हमें कब मिलने वाला है अपार्ट फ्रॉम बैंक, छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर बिग 4, उनको एमएनसी का ऑडिट के लिए कब मिलने वाला है आपका सॉफ्टवेयर? तो हम लोग ऑलरेडी एक्चुअली कॉर्पोरेट्स को ऑलरेडी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जैसे बालाजी वेफर्स में है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक ईडीपी कंपोजिट्स करके है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर है। तो हम ऑलरेडी ये जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं कि ये सिर्फ बैंक्स के लिए ही नहीं है, बट ये सब कॉर्पोरेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड धीरे धीरे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी हमने ऑडिट फॉर्म्स है हम उनके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स करना शुरू कर रहे हैं। लॉट ऑफ कॉल्स यू हैव गॉट फॉर्चुनेटली विद दिस पोस्ट गेटिंग वायरल। तो हम लोग जितने भी फॉर्म्स है मैक्सिमम जिसको भी बेनिफिट, मतलब जितने भी लोग को बेनिफिट कर सके, वो हमारा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट है अभी से ही। हम ऑलरेडी वो जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो होपफुली विद इन प्रोबब्ली नेक्स्ट 6 months या एट मैक्स 1 year, I think we should be there where everyone will start getting benefit of this. अच्छा। लेकिन मानसी, जैसे नए नए नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे जीएसटी है, 100 से ज्यादा नोटिफिकेशन पूरे साल में आता है ना? हर साल में 100 से ज्यादा नोटिफिकेशन जीएसटी के ही आते हैं। तो वो वाले सॉफ्टवेयर आपका ये कैसे अब्सॉर्ब करने वाला है, आपका जो सॉफ्टवेयर है? हाँ, ये आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए वी हैव अ बैकएंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टीम, जिनका काम यही है कि वो सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स पढ़ते रहें और उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो लॉजिक बताते रहें कि या तो हमें नया चेक बनाना है या पुराने चेक को रिवाइज करना है, ये रेट चेंज हुआ है तो ये रेट से टैक्स डिडक्ट हुआ है कि नहीं। इवन आरबीआई भी साल के कुछ
200-250 नोटिफिकेशंस इशू करती है, तो उसको ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। तो वो हमारी बैकएंड की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टीम करती है और फिर वो पास ऑन करती है हमारी टेक टीम को, जो ये एप्लीकेशन में लॉजिक अपडेट करती है, एंड देन इट गोज टू द क्लाइंट। अच्छा, सो मतलब ये आपका एवरी कंटिन्यूस प्रोसेस रहने वाला है, कंटिन्यूस आपको ये काम है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको उसमें करना है चेंजेस सॉफ्टवेयर में। खतरनाक बहुत काम है, जरूरी है लेकिन वो सीएस के लिए सर्कुलर अपडेट। और वो, हाँ हाँ, बहुत जरूरी है बहुत एक्चुअली। जरूरी है। और टीडीएस का भी जैसे डेट्स वगैरह चेंजेस होते हैं, ड्यू डेट्स में चेंजेस होते हैं, तो भी आपको कंटिन्यूस आपको इसमें रहना पड़ेगा। लेकिन पलक के सॉफ्टवेयर का कुछ ऑडिट होने वाला है? जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो हम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप उसका कुछ ऑडिट करके लेने वाले हो टेक्नोलॉजी का? यस, सडनली एज पर आरबीआई जब हम लोग ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं इसके, कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं बिफोर वी इम्प्लीमेंट दिस सॉफ्टवेयर। सो यस, दिस सॉफ्टवेयर जो है वो डेफिनेटली काफ़ी सारे टेस्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा। इसका भी ऑडिट जरूर होना चाहिए डेफिनेटली। नो वन शुड बी aloof from audit, so no, definitely yes। एंड दूसरा इसका एक और ये चीज बेनिफिट ये है कि अगर कहीं पे हमारा फॉर एग्जांपल लॉजिक बरोबर नहीं बैठा, कि कहीं पे लॉजिक को सेंड करे, बग्स तो रहता ही है सिस्टम में, तो उसका बेनिफिट ये है कि सामने जो ऑपरेशन टीम है वो फाइनली इसको इम्प्लीमेंट तो करेगा ही करेगा। तो जब वो इम्प्लीमेंट करेगा तब उसको रियलाइज होगा कि अरे ये तो इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर दिखा रहा है इश्यू है, तो देन वी विल अगेन गो बैक एंड ट्वीक इट। तो एक ये कंटिन्यूस एक जर्नी रहेगा कि ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन किया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए, क्लाइंट को हमने छोड़ दिया, वैसा नहीं होगा। ये एक फॉर एवर जर्नी है जो हम लोग क्लाइंट के साथ कंटिन्यूस एंगेज आपको करेंगे। आपको खुद को भी अपडेट रहना पड़ेगा, हर एक चीज में आपको यस अवेयर होना पड़ेगा, कंटिन्यूस ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। यस। आपको गवर्नमेंट का, गुजरात गवर्नमेंट का कुछ हेल्प मिला है मानसी, वो एग्जैक्टली क्या है? तो इसमें दिस वन आई टेक, ये वाला। हाँ बोलो। हाँ, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2016 में जब अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्टार्टअप इंडिया का कैंपेन शुरू किया था, उससे क्या हुआ है कि जो पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो गया है। तो आप देखेंगे हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एक स्टार्टअप सेल है कि जिनके खुद की स्टार्टअप स्कीम्स हैं। तो वी गॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट अ लॉट। तो हमने सबसे पहले जब हुआ था, सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था, तो वी फर्स्ट अप्रोच द स्टार्टअप सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो हमने उनसे गाइडेंस लिया, तो दे वर वेरी वेरी व्हाट यू से बहुत वेलकमिंग थे। उन्होंने तुरंत ही हमें काफी सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करवा दिया। IIM अहमदाबाद से कनेक्ट करवाया, हमने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करवाया। फिर IIM अहमदाबाद, वंस वी गॉट इन टच विद IIM अहमदाबाद, दे वर वेरी काइंड इनफ, कि उन्होंने उनके खुद के जो प्रोग्राम्स थे उसमें हमको बुलाया, पार्टिसिपेट करवाया, वहां से हमारा काफी बड़ा लर्निंग हुआ। फिर प्लस जो GTU थे, GTU के माध्यम से हम वहाँ पे इंक्यूबेट हुए। वहां से हमने स्टार्टअप सेल, जो गुजरात गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है, वहां पे हमने अप्लाई किया और हमें ग्रांट भी अप्रूव हुआ है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मैं बोल सकता हूँ कि अभी ये स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी मैच्योर हो चुका है, स्पेशली विद द एफर्ट्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओवर एंड अबाउट दैट, जो विजय रूपानी जी है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उनसे भी हम लोग काफी 2-3 बार मिले, उनसे भी हमने ये आइडिया डिस्कस किया एंड दे वर वेरी वेलकमिंग, ही वाज वेरी वेलकमिंग। उन्होंने बहुत प्रमोट किया, उन्होंने बोला कि हम लोग भी ये गवर्नमेंट में भी लगवाना चाहते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर। एंड काफी हमको CMO ऑफिस से हेल्प किया। उन्होंने ये प्रमोट किया हमको कि हमको मोदी जी को भी मिलना चाहिए एक बार, उनको ये विजन शेयर करना चाहिए, बिकॉज दिस actually will help all the finance professionals in India, and this will really help to boost and strengthen our finance, our compliance ecosystem। बहुत जरूरी है और इसलिए आई थिंक बहुत ज्यादा हमको हेल्प मिला है गवर्नमेंट से। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब सरकार का सपोर्ट आपके साथ है, उसी के कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया रहेगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर में आप डेटा सिक्योरिटी का कैसे आप हमें अश्योरेंस देते हो कि हमारा जो डेटा है, वो सॉफ्टवेयर है, वो आपका सॉफ्टवेयर है, आपके सर्वर से काम करेगा, तो डेटा सिक्योरिटी का क्या केयर लिया है आपने? डेटा इज द न्यू ऑयल, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो we have taken all the necessary certifications that are required and are in the process of taking few more. हमने अपनी ऑफिस में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है कि जो भी क्लाइंट का डेटा हमारे पास आ रहा है वो कहीं बाहर ना आ जाए. So all the security systems are in place over here. And over and above that, we have ensured कि for banks, for example, we have done on-premise deployment. तो data हम उनके premises से ही बाहर नहीं जा रहा है. And once we mature, we'll go on a SaaS model जहाँ पे और भी ज़्यादा security ensure की जाएगी. Okay. तो इसमें बस एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मानसी जी ने बताया कि ये ऑन प्रीमाइस डिप्लॉयमेंट है, तो क्या होता है कि जो भी बैंक्स या जो भी कॉर्पोरेट है उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स उन्होंने खुद के बिल्ड किए हैं वो सेम कंट्रोल्स भी एप्लीकेबल फॉर अस आल्सो. सो एक बार जो हमने डिप्लॉय कर दिया सॉफ्टवेयर, देन वी डोंट हैव एक्सेस टू देयर डेटा. मतलब हमको अगर वो स्पेसिफिक परमिशन दे एक्सेस करने के लिए तभी जाके हमको एक्सेस मिलेगा डेटा का, अदरवाइज हमको डेटा का एक्सेस ही नहीं रहेगा. So that is why we ensure and we give utmost priority on data security, because data security आप देखेंगे तो next decade में that will be the topmost risk. That's what we are anticipating, that data will become the topmost risk because it's the new oil. So yes, data security हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं. क्या मतलब डेटा सिक्योरिटी का भी आपने केयर लिया है. तो मानसी, ये जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है इसमें सिस्टम की कंपैटिबिलिटी क्या रहेगी? क्योंकि घड़ी घड़ी टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे किसी के पास मैक है, किसी के पास एचपी है, सारी टेक्नोलॉजी को आपका सॉफ्टवेयर समझने वाला है, कैसा है? Yes. So as of now हमारा सॉफ्टवेयर SAP और CBS के साथ लिंक्ड है. हमने इसके कनेक्टर्स बनाए हैं, APIs बनाए हैं. बट जैसे जैसे क्लाइंट ऐड होंगे वैसे वैसे हम उनका API भी बनाते जाएंगे. So it is applicable to all types of systems. और जो यूजर इंटरफेस है वो विंडोज के लिए ही नहीं बट मैक के लिए भी एप्लीकेबल है. तो आप कोई सी भी विंडो में आप देख सकते हैं. ओवर एंड अबव दैट हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे जहाँ पे मोबाइल में भी आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है. सो फॉर सीनियर मैनेजमेंट वो शायद लैपटॉप ओपन ना करें बट मोबाइल में उनको दिख रहा है कि हाँ ये वाला चीज सही चल रहा है, इसमें इश्यूज हैं, तो वो उन लोग के लिए बहुत अच्छा होगा. तो इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये सभी डिवाइसेस के साथ, सभी ERP के साथ कंपैटिबल हो. अच्छा, तो सारे डिवाइसेस कंपैटिबल होने वाले हैं ये सॉफ्टवेयर से. फिलहाल हम सिर्फ CBS पे SBI का, बैंकों का हम कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए अपना ये है. लेकिन जो इंस्टॉलेशन करने के लिए टाइम और एफर्ट्स की क्या उम्मीद कर रहे हैं हम? कितना टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए? अभी हम मिनिमम मार्केटेबल प्रोडक्ट है हमारे पास जो हम अपने बीटा कस्टमर्स पे टेस्ट कर रहे हैं. तो हमें 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए, जिसमें हमें क्लाइंट से समझना पड़ता है कि उनके क्या प्रोसेसेस हैं, क्या कस्टमाइजेशंस किया हुआ है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी प्रोसेस डिफर करता है. तो पहले हम वो समझते हैं, फिर उसका लॉजिक बिल्ड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दिस टाइम विल कम डाउन टू 1.5 वीक, क्योंकि तब तक हमारा सिस्टम काफी स्टेबलाइज हो चुका होगा. काफी क्लाइंट्स के साथ हमें अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि इतना चलता है और यहाँ पे होता है जहाँ पे हम कस्टमाइजेशंस करते हैं. तो जो हमारा CA ऑडिट बैकग्राउंड है उससे हमें काफी कुछ पता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने लॉजिक सेट किया है. बट जैसे जैसे हम और एक्सप्लोर करेंगे, हम और क्लाइंट्स के पास जाएंगे और ERPs एक्सप्लोर करेंगे, तभी हमें और आइडिया आता जाएगा. तो we expect this time to come down. मतलब इन शॉर्ट ये टेलर मेड सॉफ्टवेयर है, आपके पास बेस ढांचा है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. डेफिनेटली, क्योंकि SAP ERP आप दूसरे ERP की बात करें तो वो भी कुछ 70 to 80% स्टैंडर्ड होते हैं और 20% कस्टमाइज्ड होते हैं, और बाकी के जो मैनुअल प्रोसेस है वो तो कंपनी टू कंपनी डिफर करते ही हैं. तो हम ये बहुत जरूरी है कि ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हो. और अगर किसी के पास पायरेटेड कॉपी हो कोई भी सॉफ्टवेयर की या फिर ये हो, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर कैसे उसको ये करेगा, एनालाइज कैसे करेगा? So इसमें बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स सेम रहते हैं कि मतलब या वो लाइसेंस्ड है या वो पायरेटेड है, तो डेटा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा. तो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करेगा कि उनका
बेस सिस्टम क्या है, हालांकि डेफिनेटली हम रेकमेंड करेंगे कि सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही यूज करें, बट अगर जस्ट इन केस अगर क्लाइंट के कैसे रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, मतलब क्लाइंट से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस बेसिस पर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर टेलरमेड कर सकते हैं। और एक और चीज मैं जो ऐड करना चाहूंगा, जो मानसी जी ने भी बताया, उसमें ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हम लोग ट्राई ये कर रहे हैं कि जितना बने उतना रोबस्ट बनाए। तो हमारा प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 70% 80% हमारा सॉफ्टवेयर प्लग एंड प्ले होगा, और बाकी 20-30% जो क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस है, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट्स है, उस बेसिस पर हम लोग कस्टमाइजेशन करते जाएंगे। तो ये हम लोग भी यही चाहते हैं कि जितना बने उतना प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर बनाए, ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट बनाए, तो जिससे हमारा इम्प्लीमेंटेशन टाइम काफी कम हो। जैसे बैंक्स में अभी हमारा इम्प्लीमेंटेशन टाइम 1 महीने का रहता है, और कॉर्पोरेट में हमारा इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रॉम 1 मंथ से लेके 3 महीने का रहता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या उनका स्कोप ऑफ वर्क है। तो ये स्लोली वी वांट टू रिड्यूस दिस इम्प्लीमेंटेशन टाइम आल्सो, सो दैट वी कैन रीच टू अ लार्जर ऑडियंस। अभी आप अरे यार, अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दे रहे हो, राइट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप दे रहे हो, तो फिर ये कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है? मतलब आप उनको ट्रायल बेसिस पे दे रहे हो करने को, कि आप यूज करके देखो और हमें फीडबैक दो, कि आपने एक्चुअली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? अभी हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ डायरेक्टली काम नहीं किया है। हालांकि हम लोग ऑलरेडी बातचीत में है, काफी सारे सीए फर्म से जिन्होंने अप्रोच किया है, अहमदाबाद से भी है, मुंबई से भी है, बैंगलोर से भी है। तो उन्होंने अप्रोच किया, तो यस, हम लोग अभी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लाइव है हमारे सॉफ्टवेयर्स, तो इसलिए वी नो दैट ये हाउ इट इज ऑपरेटिंग। तो हम लोग सेम चीज जो है कि वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, हम लोग उसमें भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, और वो हम लोग वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर वेरी ईगर टू वर्क विद ऑल आवर सीए कलीग्स एंड हेल्प टू इम्प्रूव दिस इकोसिस्टम। करेक्ट। सच में हमें भी बहुत प्राउड फील हुआ जब हमने ये ऐसी न्यूज पढ़ी वेबसाइट में। मैंने तुरंत मानसी को फोन मिलाया, जैसे ही मेरे सामने वो पोस्ट आई, मैंने फोन मिलाया मानसी को और इंटरव्यू दो बोला। मेरा फाइनल क्वेश्चन है आपको कि अभी हमें तो प्राउड फील हो रहा है, लेकिन आपके कारण क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम कम होने वाला है क्या हमको क्या चैलेंज आएगा? फिर हम क्या करेंगे फिर आपका अगर सॉफ्टवेयर या ऑडिट कर रहा है तो? बिल्कुल नहीं, आई थिंक काम कम नहीं होने वाला है, काम सरल होने वाला है, ये मैं बोलूंगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंडिया नेक्स्ट 5 इयर्स में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। और ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो उसके लिए अपना जो कंप्लायंस इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और ये कंप्लायंस इकोसिस्टम तभी मजबूत बन सकता है कि जब हमारे पूरे फाइनेंस प्रोफेशनल्स मिलकर हम लोग ये एक विजन रखें कि इस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, तब जाके हमारा इकोसिस्टम मजबूत रहेगा। और हर फाइनेंस प्रोफेशनल्स को मेरे हिसाब से 2 चीज करने की आवश्यकता है। पहला, हमारा डोमेन नॉलेज जो है, डोमेन नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज ट्रू, मतलब डोमेन नॉलेज सबका स्ट्रांग है ऑलरेडी। दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, वो है कहीं ना कहीं हमें अपना टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना शुरू कर देना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप आई ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज कीजिए या फिर आप ये कोई और सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सीए छोटी फर्म है या कुछ भी हो, आप एक प्रोफेशनल हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे जहां पे भी आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, वहां पे टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप देखेंगे तो ऑडिट जिस हिसाब से हो रहा है, जो भी हम लोग अपने प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काफी चेंज होने वाला है। तो दैट्स व्हाई आई फील दैट कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इससे काम सरल होगा, काम बिल्कुल कम नहीं होने वाला है, इनफैक्ट काम और बढ़ने वाला है। जो चीजें हम लोग अभी ऑडिट नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने पर्व्यू में आने वाला है। और जैसे जो ऑडिट फर्म्स है, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि उनके कैसे रेवेन्यूज है, जो अपने जो प्रोफेशनल फीस है, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने क्लाइंट को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे आई थिंक सबका बेनिफिट हो रहा है, किसी का काम हम लोग खींच नहीं रहे हैं, किसी का काम हम लोग कम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इसको सबका काम सरल करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन आप दोनों ऑडिट टीम में काम करते करते आपको ये आइडिया ट्रिगर कर गया, कैसे है एग्जैक्टली? जब मैं आईटीसी में जॉब कर रहा था एंड काफी सारे ऑडिट्स किए वहां पे, तो तब जाके रियलाइज हुआ कि आईटीसी जितनी बड़ी कंपनी है, इतनी वेरी बिग कॉन्ग्लोमेरेट, एंड वहां पे भी मतलब ऑडिट काफी मैनुअल तरीके से होता है। तो देन मेरा क्यूरियोसिटी जागा, तो फिर मैंने डिस्कस किया काफी सारे मेरे कलीग से जो इंडस्ट्री में है,
जो अमेजोन में थे, फ्लिपकार्ट में थे, मैरिको में थे, एशियन पेंट्स में थे, सब जगह मैंने पूछा कि ऐसे क्या हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री में हर जगह ऑडिट ऐसे ही होता है या फिर यहाँ पे कुछ अनोखा है। एंड आई अंडरस्टूड कि एवरीवेयर इट इज सेम, ऐसे ही ऑडिट होता है हर जगह, कि मैन्युअली होता है। तो देन फिर मैं मानसी से मैंने बात किया, मानसी के मैं टच में था, तो मानसी को पूछा कि अच्छा इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है, लेकिन कंसल्टिंग फॉर्म जो आप बिग फोर में काम कर रहे हो, ईवाई में काम कर रहे हो, तो वहां पे कैसा होता है, वहां पे कैसे आप क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो, ऑडिट कैसे कर रहे हो। तो वहां पे पता पड़ा कि मानसी ने भी मेरे को यही बताया कि वहां पे भी काफी सेम तरीके से, मैनुअल तरीके से ही ऑडिट होता है। सो तब जाके हमको लगा कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का काफी बड़ा स्कोप है, एंड वी कैन रियली ऑटोमेट लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, एंड वी कैन रियली रेवोल्यूशनाइज दिस इंडस्ट्री। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन कब से आपका ये प्लानिंग कब से चल रहा है आपका ओवरऑल, कि दिमाग में कब आया ये आइडिया, कितने साल पहले ये आइडिया आया था जो आज इसको आपने एक्चुअली लाया है मार्केट में? तो कहने को तो हमारी कंपनी 6 महीने पुरानी है, बट ये आइडिया 2018 से सीए पलक वसा के दिमाग में चल रहा था। और फिर हमने डिस्कस किया, हमने काफी बार ट्राई किया। आज से पहले हमने 6 बार ट्राई किया है। हम ट्राई करते थे, हम फेल हुए, हम फिर से ट्राई किया, फिर फेल हुए। दिस इज द 7th टाइम जब ऐसा लग रहा है कि इट सीम टू हैव क्लिक्ड, एंड ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बाप रे बाप रे, काफी मेहनत है इसके पीछे। मतलब आप दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो इसलिए उन्होंने आपको ही अप्रोच किया, ऐसा कि कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्किल थे मानसी में इसलिए पलक ने आपको अप्रोच किया? एग्जैक्टली क्या था? मैं एक जस्ट बिफोर दिस एक छोटा सा एक स्टोरी कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली क्या था कि रिस्पेक्टिव जॉब्स में थे। जैसे मानसी ने बात किया, हम ऑलरेडी 6 बार ट्राई कर चुके थे, यू नो, कि साथ में हमने ट्राई किया, हमने दूसरे और लोगों से बात किया, यूएस में बात किया, इंडिया में काफी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे बात किया, काफी ट्राई किया, लेकिन क्लिक नहीं हो पा रहा था। मतलब वी आर नॉट गेटिंग दैट राइट मैन पावर, वी आर नॉट गेटिंग दैट राइट इंफ्रास्ट्रक्चर कि जिससे हम लोग कर सकें। तो जब हम लॉकडाउन में वापस से घर पे आए थे, मतलब तो घर पे आया, फिर हमने डिस्कस किया, और आई थिंक मानसी का भी यही था कि वी थॉट दैट कि चलो अभी आई थिंक अभी जीमैट देते हैं, एमबीए पढ़ना, एमबीए करते हैं, परस्यू करते हैं, और इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो एक थॉट था, और इस थॉट से हम लोग आगे बढ़ चुके थे। फीस पे कर दिया था, सब कुछ हो चुका था। और तब जाके एक जो वुमेन जो है हमारे लाइफ में जो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमारी मॉम थी। तो उन्होंने बताया कि बिकॉज माई एल्डर ब्रदर भी इंडिया के बाहर ही है, तो उन्होंने बताया कि अगर दोनों बेटे मेरे चले जाएंगे इंडिया के बाहर तो कैसे अच्छा रहेगा, कैसा, मतलब आई नॉट फील गुड, किसी को तो इंडिया में रहना चाहिए। तो फिर मेरे को वो वाला क्लिक, वो बहुत क्लिक हो गया कि यार नहीं, मतलब मॉम अगर बोल रही है तो वी शुड ट्राई। और मॉम ने बताया कि तेरे पास जो आइडिया था, आई थिंक यू शुड ट्राई वन मोर टाइम, एक और बार आप तुम ट्राई करो, आई थिंक हो सकता है। एंड तब जाके फिर हमने वापस से ट्राई किया, दैट इज द 7th टाइम वी ट्राई। एंड तब जाके फिर मैंने मानसी को वापस से बताया कि मानसी आई थिंक अभी वापस हम लोग ट्राई कर सकते हैं। Mansi, the reason why I discussed this with Mansi is because Mansi is amazing at data analytics. मतलब because वो टेलीकॉम सेक्टर में काम कर चुकी थी, तो टेलीकॉम सेक्टर में उसको जैसे पता है कि इतना ह्यूज क्वांटम ऑफ डेटा इज देयर, एंड शी वाज अमेजिंग एट दैट। इवन मैं जब मैं मेरे आईटीसी में जब मैं जॉब कर रहा था, तब कभी भी कुछ एक्सेल शीट्स में कहीं पे मैं अटक जाता था, तो मैं मानसी को पूछता था कि मैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे को पता था कि मतलब अगर ये आइडिया को अच्छी तरह से कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए है, तो वो डेफिनेटली मानसी वुड बी द वन, दैट। एंड दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पे भी देखो तो जितने भी सीए हैं हमारे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 6 सीएस है जो काम कर रहे हैं। सो मानसी इज लीडिंग दैट एंटायर वर्टिकल। So yes, definitely the Mansi was there. I'll also want to introduce one of our co-founders, Smith Parsania है उनका नाम। स्मिथ परसानिया भी राजकोट के ही है। He born and brought up in राजकोट। यहाँ पे 10th तक स्कूलिंग यहाँ पे किया था, फिर कोटा गए वो 11th 12th पढ़ाई करने के लिए, आईआईटी क्रैक करने के लिए। फिर वहाँ से उन्होंने आईआईटी रुड़की क्रैक किया। आईआईटी में रुड़की में कंप्यूटर साइंस पढ़े वो, एंड उसके बाद वो फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया। फ्लिपकार्ट में 4 साल एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया। उन्होंने इन्वेंट्री मॉड्यूल था फ्लिपकार्ट का, उस पर काफ़ी काम किया। दे वर मूविंग फ्रॉम लेगेसी सिस्टम टू अ न्यू सिस्टम। तो हमारा जो पूरा टेक साइड है
that was being absolutely led, that is being led by Smith Persania, and उनका बहुत बड़ा योगदान है कि because ये technological innovation है, तो he is definitely our tech head. तो why we actually ये 7th time हमको क्यों लगा कि क्लिक हो गया, या फिर why we actually ventured is because we had 2 milestones in our mind. दो एक milestone सोच के रखे थे. पहला कि एक टीम बहुत जरूरी है, कि एक फाउंडिंग टीम बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और सब लोग का एक थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए. तो वो एक हमारे दिमाग में था कि वो होना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ मैं था, मानसी थी एंड स्मिथ वाज देयर, तो हम तीन का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया था, तो मुझे लगा कि ये वाला टास्क अचीव हो चुका है, ये माइलस्टोन अचीव हो चुका है. सेकंड माइलस्टोन दैट वी हैड इन आवर माइंड वाज दैट कि वी नीड टू गेट आवर आइडिया वैलिडेटेड. कि ऐसा नहीं कि बस एक आइडिया आया और हम जॉब छोड़ के वी जस्ट जंप्ड ऑन दैट आइडिया. सो इरिस्पेक्टिव हम कितना भी काम किया हो, कितने भी साल मेहनत किया हो, दैट डज नॉट मीन दैट कि आइडिया इज करेक्ट, सो वी थॉट कि एक कस्टमर वैलिडेशन शुड बी देयर. तो लकीली हम लोग बालाजी वेफर्स को अप्रोच किया एंड बालाजी वेफर्स को आइडिया बताया, पूरा शेयर किया, एंड दे वर वेरी फॉर्चुनेट दैट दे हैड द विजन कि यस ऐसा कुछ आइडिया चाहिए मार्केट में, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. उनका भी पेन पॉइंट था ये, तो उन्होंने हमें हाँ बोल दिया कि बोला कि यस यू कम, you work, will give all the support that you want, and बस वहीं से हमारा जर्नी शुरू हो गया, and that's where we decided that now it's time to put down our papers and start working on this idea. लेकिन आपको जो फेलियर्स आ रहे थे मानसी, वो फेलियर्स एग्जैक्टली क्या थे? जो 6-7 बार जो आप फेलियर्स आए थे, एग्जैक्टली क्या थे वो फेलियर्स? कि सिस्टम रन नहीं कर रहा था, कि आपको जैसे चाहिए था वैसे सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा था, क्या था वो? तभी स्मिथ वॉज नॉट ऑन बोर्ड विद अस. तभी तो हम दोनों ही फाइनेंस बैकग्राउंड से है, टेक्नोलॉजी का उतना आइडिया नहीं था, कभी देखा नहीं है, तो कैसे बनाना है समझ नहीं आ रहा था. तो हम लोग फ्रीलांसर्स से अप्रोच कर रहे थे कि अच्छा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप हमें ये कोडिंग करके दे दीजिए, आप हमें ये कर दीजिए. तो उनको वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम उनको गाइड नहीं कर सकते हैं, तो फ्रीलांसर्स को जितना आइडिया था वो अपने अकॉर्डिंग करते थे. तो कभी क्लिक नहीं हुआ, हमें भी देख के मजा नहीं आया कि नहीं ये ऐसे तो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लाइंट पे. फिर फुल टाइम कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था उनसे, तो ये कभी वर्कआउट हुआ ही नहीं. बट स्मिथ के आने के बाद अब हमें टेक्नोलॉजी फ्रंट से काफी आइडिया मिला है कि हाँ ऐसे चलेगा ये प्रोडक्ट, और उसको देख के अब हमें भी लगता है कि हाँ अगर हमें यूज करना है तो हम भी यूज कर सकते हैं. जब आप खुद ही कुछ यूज करेंगे तभी आप आगे रेकमेंड कर पाते हैं. तो वो स्मिथ के आने से हुआ है. लेकिन पलक, अगर इसमें आपने रिस्क कैलकुलेट करी हुई थी क्या, कि अगर ये नहीं चला, नहीं बना तो इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे जीमैट करके फिर मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिमाग में आपके चल रहा था? क्या था आपके दिमाग में तब? सर्टेनली कि रिस्क तो हमने इवैल्यूएट किए ही थे कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो दो माइलस्टोन थे, हमने डिसाइड किया था अगर ये 2 माइलस्टोन हो जाए तो हमको जंप तो करना ही है, मतलब वी हैव टू स्टार्ट दिस जर्नी, वो एक दिमाग में था. सेकंड ये था कि अगर व्हाट इफ वी फेल्ड, तो बस यही था थॉट कि अगर फेल हो गए तो यस वापस से अपना, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड करियर, ऑलरेडी हम सीए थे, ऑलरेडी इतना जॉब अच्छा था, तो पता था कि कहीं ना कहीं वापस जॉब मिल ही जाएगा, या तो फिर कहीं ना कहीं वापस जीमैट कर ही लेंगे. तो ये एक कॉन्फिडेंस था. एंड प्लस आई वुड से कि यहीं पे एक पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, मतलब नॉट जस्ट माय पेरेंट्स, मानसी के पेरेंट्स और स्मिथ के पेरेंट्स, सब लोगों ने यही एक प्रमोट किया कि आई थिंक यही एक आपका एज है कि रिस्क आप यहाँ पे ले सकते हो. फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि हमको फैमिली चलाना है, वैसा कुछ नहीं था. तो इसलिए पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आपको ये करना चाहिए, ये रिस्क लेना चाहिए, एंड अगर फेल हुए तो इट विल बी ओनली अ लर्निंग, इट विल बी अ लर्निंग एंड वी हैव टू टेक दैट लर्निंग एंड मूव अहेड इन लाइफ. तो एक वो था. और बाकी मैं बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, एक आई ऑलवेज बिलीव दैट कि एक कॉलिंग होता है समटाइम्स लाइफ में, देयर इज अ कॉलिंग दैट यू फील लाइक कि आई थिंक अब यही करना है लाइफ में. सो आई थिंक दैट कॉलिंग वाज देयर फॉर अस कि हमको यही करना है अभी, मतलब तो इसलिए वी डिडंट पुट लॉट ऑफ आवर थॉट्स कि क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा. I think we just went on, we all felt that कि I think ये right time है और हमें यही करना है. Yes. मानसी, आपने ऑफिस का काम, फिर घर का काम, पर्सनल जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस ये प्रोजेक्ट, ये तीनों कैसे मैनेज किया आपने? क्या आपके आपसी रंजिशें नहीं होती थी कि मानसी कम टाइम दे रही है, कि पलक कम टाइम दे रहा है,
ऐसी कुछ रंजिश नहीं थी आपकी तब? नहीं, तो एक्चुअली EY, डिलॉयट, ITC, फ्लिपकार्ट, हम सबने काम करके ये 4-5 साल में मिडनाइट ऑयल बर्न कैसे करना है वो सीख लिया था। तो तीनों डे टाइम में ऑफिस का काम करते थे और रात को सेकंड शिफ्ट चालू होती थी आई ऑडिट की। रात को 4-4 बजे तक हम अपना पैशन फॉलो करते थे, मतलब अगर लंच टाइम, स्नैक्स, कॉफी ब्रेक्स में यही डिस्कशन चलता था। तो कभी लकीली हम तीनों में इतना ट्रस्ट है कि कोई बात नहीं, अगर आज पलक काम नहीं कर पा रहा है या आज स्मिथ काम नहीं कर पा रहा है या मानसी आज काम नहीं कर पा रही है, तो समझते थे कि कोई बात नहीं, जब उसको टाइम मिलेगा तो वो कर लेंगे। तो ये ट्रस्ट हमेशा से हम तीनों में था। एंड एज पलक सेड, आवर फैमिलीज हैव बीन रियली सपोर्टिव। तो जब हमारे ये सब रात को कॉल्स चलते थे, वो भी बड़े ध्यान से ये कॉल सुनते थे, फिर एडवाइस देते थे कि हम कहीं कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो बताते थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया है। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच फैमिलीज। मतलब आप पिछले 3 से 4 साल तक आप यही काम कर रहे हो, रात को 4 बजे सो रहे हो और दिन भर ऑफिस कर रहे हो, फिर रात को 4 बजे सो रहे हो और दिन रात इसी सॉफ्टवेयर पे आपकी चर्चाएं जारी है, तब जाके आप एक मुकाम पे पहुंचे हुए हो। जिससे आपने बताया कि हमें क्या क्या हेल्प हुई है मानसी, गवर्नमेंट के आपको हेल्प हुए, लेकिन ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आए कि जो आपको दिल को चोट पहुंचा के गए कि हमें यहाँ पे हेल्प चाहिए थी, नहीं मिली, किसी भी प्रोफेशनल से या फिर कुछ ऐसे कुछ जाते जाते कुछ? टच वुड ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हमने जिनको रीच आउट किया है उन्होंने बहुत अच्छे से हमें हेल्प किया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फैमिलीज हो, फ्रेंड हो, कॉर्पोरेट्स हो, क्लाइंट्स हो, सबने बहुत सपोर्ट किया और एनकरेज किया है। एंड आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो आप दोनों सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमें सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें सॉफ्टवेयर के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी देने के लिए वक्त निकाला। हम आपको फिर बुला सकते हैं, ध्यान रखना कुछ भी। थैंक यू सो Thank you मच so much. फॉर इनवाइटिंग अस एंड हैविंग अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।